नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक समस्याएं और पर्यावरण विषय पर, सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। और इसमें हम बेसिकली चर्चा करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी इसको हिंदी में कई बार हम संपोष्य विकास या धारणीय विकास भी कह देते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लक्ष्य क्या है? अस्वनिर्वाहित से स्वनिर्वाहित विकास की ओर, यानी फ्रॉम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्वनिर्वाहित विकास, जिसे हम कई बार हिंदी में ही धारणीय विकास भी कह देते हैं या कई बार संपोष्य विकास भी कह देते हैं। तो ये शब्द जो है, इनका अर्थ क्या है कि आगामी पीढ़ी के लिए उनकी आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए, यानी आगामी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं होंगी उनको प्रभावित किए बिना क्या करना है, वर्तमान में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये कहलाता है स्वनिर्वाहित विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कई बार इसे हम WCED भी कह देते हैं, और इसे ही ब्रुटलैंड कमीशन कहा जाता है इनके चेयरमैन के नाम के आधार पर। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हिंदी में बोले तो हम सबका भविष्य। 1987 में इसे प्रकाशित किया गया या पहली बार इसका प्रयोग किया गया। तो इसमें जो स्वनिर्वाहित विकास के समक्ष प्रमुख संकट बताए जाते हैं वो क्या क्या हैं? जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से अशिक्षा, निर्धनता, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, आर्थिक विकास की अंधी दौड़, ये सभी कारण बन जाते हैं स्वनिर्वाहित विकास के समक्ष मुख्य संकट बनने के। इसके बाद क्या हुआ? तो स्वनिर्वाहित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र वाणिज्य विभाग ने कुल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, की गणना के लिए पर्यावरणीय संपदाओं के उपभोग पर ध्यान देना प्रारंभ किया। तो GDP पहले भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहली बार जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका भी गणना शुरू कर दिया। रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992 में लगभग 180 देशों के अध्यक्षों की उपस्थिति में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। इस सम्मेलन का जो निष्कर्ष था वो ये था कि स्वनिर्वाहित दिशाओं में विकास एवं आगामी शताब्दी का मार्गदर्शन का ब्लूप्रिंट जो है वो एजेंडा 21 के नाम से प्रकाशित किया गया। एजेंडा 21। जो अन्य समस्याएं हैं उनमें एक आती है ऊर्जा संबंधी नगरीय समस्याएं, यानी अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। तो ऊर्जा स्रोतों का दोहन, अगर एक परिदृश्य के रूप में हम देखें तो ऊर्जा किसी भी सभ्यता के लिए विकास, अगर वो सभ्यता विकास करना चाहती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों के आगमन से पहले प्राकृतिक स्रोतों का ही उपयोग किया जाता था, जैसे मानव श्रम, पशु श्रम, ताप, जल, वायु ऊर्जा आदि पहले यूज होते थे। 17वीं सदी में जेम्स वॉट के, आपने वो कहानी सुनी होगी जब वो अपनी आंटी के घर खेलने गए थे और उन्होंने केटल के ढक्कन को पानी के भाप से उछलता हुआ देखा और वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और उसमें कोयला और लकड़ी के ईंधन या उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिर 18वीं शताब्दी के लेटर पार्ट में, उत्तरार्ध में, आंतरिक दहन इंजन, जिसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, फिर तेल के कुओं और प्राकृतिक गैसों की खोज की गई। और इसके बाद आप जानते हो कि जो अरब खाड़ी के देश हैं वो काफ़ी अमीर होने शुरू हो गए थे उसके बाद से नहीं, काफ़ी बाद से, लेकिन हाँ, अरब में तो काफ़ी बाद में खोजा गया, बट ठीक है। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तेल के कुएं, प्राकृतिक गैस किस तरह का संसाधन है ये? तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अनवीकरणीय संसाधन इन्हें कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म हो जाएंगे, अभी तो है लेकिन
भविष्य में खत्म हो जाएंगे। फिर वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा को एक अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। कुछ नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी हैं, जैसे विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूताप ऊर्जा, एंड सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा या सौर्य ऊर्जा। उसके बाद अपशिष्ट दहन द्वारा उत्पादित ऊर्जा भी की जाती है, जैसे इंसिनरेटर्स में, और इस तरीके से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है जल संरक्षण, वर्षा जल दोहन और जल बांध प्रबंधन। तो जो ये फ्रेश वाटर है, जिसे हम अलवणीय जल स्रोत कहते हैं, उनका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। फिर जो वाटर की इकोनॉमी है, उसका रीयूज है, रिसाइकिल है, ठीक है, इनके ऊपर बात की जाती है। जल आर्थिकी, पुनरुपयोग और पुनः चक्रण। इसके अलावा प्रभावी वितरण और प्रणाली, जो प्रभावी वितरण प्रणाली है उसका विकास होना चाहिए, यानी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए वाटर का। इसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन और मतलब वाटर पॉल्यूशन में रिडक्शन होना चाहिए और वाटर की रिसाइकलिंग की जानी चाहिए। इसी तरीके से सरफेस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, इनमें जो वाटर इकट्ठा होता है, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉन्ड्स, लेक्स, चेक डैम्स एटसेट्रा हो आपके पास, ताकि अधिक से अधिक पानी की अवेलेबिलिटी मेंटेन की जा सके। इसी तरीके से पानी के अंदर ज़मीन के अंदर भूमिगत भंडारण की क्षमता को भी सुधारना चाहिए, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अलावा अलवणीय जल का वर्तमान आपूर्ति की वृद्धि करने के लिए जो ऑगमेंटेशन है वो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। समुद्री जो जल है उसका अलवणीकरण करना चाहिए। अलवणीकरण कैसे करेंगे? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो इसके लिए डिस्टिलेशन जैसे कुछ टेक्निक्स हैं, या सोलर एनर्जी का यूज़ करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन मेकिंग की बात की जाती है, हालांकि इसके अपने ही रिपरकशंस भी हो सकते हैं, बट ये भी एक चर्चा का विषय बना रहता है। इस पर कभी डिटेल में भी बात करेंगे। अगला जो है वो है जल दोहन की आवश्यकता। देखो, दोहन कहना उचित नहीं है, हम इसको संचयन भी कह सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। संचयन का क्या मतलब है। तो कितने जल का संचयन किया जा सकता है? एक क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा को उस क्षेत्र का वर्षा जल भंडार कह सकते हैं। अब इसमें से जिस मात्रा का प्रभावी ढंग से दोहन किया जा सके, इसलिए दोहन वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, अन्यथा यह संचयन कर रहे हैं, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे हम जल संचयन क्षमता कहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोहन की जगह आप संचयन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब है रेनफॉल mm में इनटू कलेक्शन एफिशिएंसी। तो ये एक फार्मूला होता है जल दोहन क्षमता या जल संचयन क्षमता का। ये बराबर होता है वर्षा जल मिलीमीटर में, और उसको गुणा करेंगे एकत्रण क्षमता में से। तो जो एकत्रण क्षमता या फिर कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो एक क्षेत्र पर गिरे संपूर्ण वर्षा जल का वाष्पीकरण इत्यादि के कारण प्रभावी दोहन न हो सकने तथा इस तथ्य के लिए जिम्मेदार। तो मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मान लो कुछ हिस्सा तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, कुछ हिस्सा हो सकता है ज़मीन के अंदर चला जाए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रभावी दोहन नहीं हो पाता वो उसमें से निकल जाता है, बाकी एकत्रण क्षमता बची रहती है। तो अलग अलग सरफेसेस जो होंगे, जैसे छत का ये जो एरिया यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपका कैचमेंट एरिया कहा जाएगा वर्षा जल के लिए। और इस जो जिस मटेरियल से ये बना हुआ होगा वो निर्धारित करेगा हमारे लिए कि भाई ये इस जगह की कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है। तो जिस तरह का ये भूमि होगा, जितना कम एल्बिडो हो रहा हो, जितना कम वाष्पीकरण हो रहा हो, उतना ही बेहतर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल से, तो ये बन जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इन चीज़ों पर। अगला है पर्यावरणीय नैतिकता या एनवायरमेंटल एथिक्स। इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सर्च करिए। पर्यावरणीय नैतिकता के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो पहला है जीवन सहायक प्रणाली के महत्वपूर्ण अवयवों की रक्षा और वृद्धि करना, जैसे जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उनको संरक्षण करना, और नवीकरणीय जो स्रोत हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना। दूसरा है स्रोतों की पारदर्शी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना, मतलब जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा हमें करना पड़ेगा।
उपभोक्तावाद के छिपे जो पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति जागरूकता आदि, उनके बारे में बात। फिर है जीवन के सस्टेनेबल तरीके से और किफ़ायत के साथ और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अनुपालन करने की बात यहाँ पर की जाती है। फिर है आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं की कमी द्वारा उचित सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब जो नीड की चीज़ें हैं उन्हीं की हम बात करें। जो फालतू की आजकल जो आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक उपभोक्तावाद जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कम करना। साथ में थोड़ा होलिस्टिक तरीके से बोल दिया कि संपूर्ण विश्व में सैनिक विस्तार को रोकना या कम करना और चरित्र में नैतिक आचरणों को समाहित करना। तो ये कुछ जनरलाइज्ड पॉइंट है नैतिकता के यहाँ पर, जिसको हम एनवायरमेंटल एथिक्स के साथ यहाँ देख रहे हैं। आईयूसीएन ने भी कुछ नैतिक सिद्धांत दिए थे 1980 में। उन्होंने कहा कि यह संसार एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित और मानव जाति और प्राकृतिक समुदायों से बना हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि मानव जाति प्रकृति का एक अंग है और समान अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय नियमों से बंधा हुआ है, तो मानव को बहुत अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवन प्रकार प्राकृतिक परितंत्रों से अबाधित क्रियाकलापों पर आश्रित हैं, जो ऊर्जा प्रवाह और पोषक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। तो पृथ्वी पर सभी जीवन के प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। फिर है कि पारिस्थितिकीय सीमाएं जिनमें हम कार्य करने को बाध्य हैं को मानव उद्यम के लिए सीमा के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारिस्थितिक सीमाएं वो ऐसी हैं जिनके अंदर हमें मतलब बाधित है हम उसमें कार्य करने के लिए। हालांकि मानव उद्यम के लिए सीमा के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा मानव उद्यम की वजह से इन सभी सीमाओं का इतना अत्यधिक दोहन हो जाएगा कि फिर ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएंगे। संपूर्ण विश्व में मानव संस्कृति को प्रकृति के लिए स्थिर सम्मान रखना चाहिए और केवल उन्हीं मानव विकास की गतिविधियों को महत्व देना चाहिए जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हों। मानव जाति प्रकृति में स्थायी रूप से या स्वतंत्र रूप से उपस्थित वाले अन्य जीवन जातियों के अधिकारों को निश्चित रूप से पहचानना चाहिए। तो मतलब सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि और जो स्पीशीज हैं उनके भी अधिकार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। फिर मनुष्य को किसी भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्वनिर्वाहित मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके मूलभूत सिद्धांतों को मानना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे इसके आगे, इसी का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जहां हम बात करेंगे ओजोन जो परत है उसके बारे में, जहां हम बात करेंगे कि अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो इसी तरह के कुछ विषयों के साथ हम उपस्थित होंगे इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।